हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 1 को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं: नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आइए पढ़ते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है कि आर्ट है। आइए देखते हैं प्रोफेसर टिपेट का क्या कहना है इस बारे में। प्रोफेसर टिपेट हैज़ राइटली ऑब्जर्व्ड दैट स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। प्रोफेसर टिपेट कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स साइंस के साथ साथ आर्ट भी है। एज अ साइंस, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज न्यूमेरिकल डेटा इन अ साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर। साइंस के हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल डेटा भी पढ़ता है, ठीक है, वो एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर में। एज एन आर्ट, स्टैटिस्टिक रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डेटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। और आर्ट्स के हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्वांटिटेटिव डेटा या फिर न्यूमेरिकल फैक्ट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करता है। By using statistical data, we are able to analyze and understand real life problems much better than otherwise. और statistics की वजह से हम क्या करते हैं, जो real life problem है उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। Thus, the problem of unemployment in India is more meaningfully analyzed when the size of unemployment is supported with quantitative data. तो जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा हो उसको सपोर्ट करने के लिए या फिर क्वांटिटेटिव डेटा हो उस चीज़ को बैकअप करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जो सब्जेक्ट मैटर है स्टैटिस्टिक्स का उसका 2 कंपोनेंट्स हैं, नेमली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नंबर 1, descriptive statistics. Descriptive statistics refer to those methods of which are used for collection, presentation as well as analysis of data. अब descriptive statistics क्या है? Descriptive statistics यानी कि वो मेथड, वो टेक्निक या वो तरीका जो यूज़ किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने में, प्रेजेंट करने में और एनालाइज करने में। These methods relate to such estimations as measurement of central tendencies, measurement of correlation, etc. और ये methods क्या करते हैं, estimations बताते हैं हमें, जैसे कि central tendency और correlation। Example देखते हैं एक, descriptive statistics is used when you want to estimate average height of secondary students in your school. Likewise, descriptive statistics is used when you find that marks in science and mathematics of all the students in all classes are intimately related to each other. Number 2, inferential statistics. तो inferential statistics को समझने के लिए वर्ड्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्स और पॉपुलेशन मतलब क्या है, देखिए ब्रैकेट में डेफिनेशन दिया है। यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स और यूनिट्स रिलेटिंग टू एनी सब्जेक्ट। तो पॉपुलेशन और यूनिवर्स का मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं या आइटम हैं उन सब का एग्रीगेट। Inferential statistics refers to all such methods by which conclusions are drawn relating to the universe or population on the basis of a given sample. तो inferential statistics मतलब ये होता है कि कुछ सैम्पल को लेकर हम पूरे यूनिवर्स के लिए conclusion draw कर लें। Example देखते हैं। For example, if your class teacher estimates average weight of the entire class on the basis of average weight of only a sample of students of the class, he is using inferential statistics. अगर जो हमारी क्लास टीचर हैं वो हमारी क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं और हमारे क्लास टीचर क्या किए, वो 5 स्टूडेंट्स को उठाए और उनका एवरेज वेट ले लिए और जो उनका एवरेज वेट आया वही वो पूरे क्लास के एवरेज वेट को बोले। तो वो कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। कैसे, वो कुछ सैम्पल स्टूडेंट्स के एवरेज वेट को पूरे क्लास का एवरेज वेट बोल रहे हैं। ये होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स।
स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सेकेंड चीज़ जो हमें पढ़ना है वो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब कोई भी चीज़ का सिर्फ पॉजिटिव साइड्स नहीं होता है, हर चीज़ का एक नेगेटिव साइड होता है और एक पॉजिटिव साइड होता है, तो वो सेम चीज़ स्टैटिस्टिक्स के साथ भी अप्लाई होता है। इन मॉडर्न टाइम्स statistics has emerged to be of crucial significance in all walks of life. However, it has certain limitations. जो statistics है उसका कुछ drawbacks भी है. Thus, writes Newsham that statistics must be regarded as an instrument of research of great value, but barring severe limitations which are not possible to overcome. अब देखते हैं एक एक करके statistics का limitation. सबसे पहले है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। अब जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ नंबर्स से डील करता है, यानी कि वो फैक्ट्स को सिर्फ नंबर्स के थ्रू ही एक्सप्रेस करता है। जो क्वालिटी है वो ऑफन इग्नोर किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली सच फैक्ट्स एज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, जस्टिस एक्सेट्रा। तो जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स है उसको स्टैटिस्टिक्स इग्नोर करता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टैटिस्टिक्स का कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को अकाउंट में लेता है और क्वालिटी को इग्नोर करता है। आते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एग्रीगेट्स को ही पढ़ता है। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। It does not study statistical facts relating to any particular unit. अब जो statistics है वो एक individual के लिए नहीं है। एक example देखते हैं। It may be a statistical fact that your class teacher earns rupees 50,000 per month. अब जो तुम्हारा class teacher है वो 50,000 rupees per month कमा रहा है। ये एक statistical fact है, but दिस फैक्ट रिलेट्स ओनली टू एन इंडिविजुअल। लेकिन ये जो फैक्ट है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है। इट इज़ नॉट टू बी डीम्ड एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसीलिए इसको सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते। However, it becomes a subject matter of statistics if we study income of school teachers across all parts of the country for the purpose of finding regional differences in income. लेकिन ये सेम चीज़ statistical fact कब बनेगा? जब हम सारे स्कूल टीचर्स का इनकम पढ़ेंगे। पूरे कंट्री में जितने भी स्कूल टीचर्स हैं जब उन सब का इनकम पढ़ेंगे तब वो एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट कहलाएगा। नंबर 3, होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। अब जो भी डेटा को कंपेयर करना है वो सेम होना चाहिए, उसका यूनिट सेम होना चाहिए। टू कंपेयर डेटा इट इज़ एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। अब डेटा को कंपेयर करने के लिए क्या ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक्स क्वालिटी में यूनिफॉर्म हो। डेटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज़ एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अब अलग अलग तरीके के डेटा को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। अब फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को हम क्लॉथ के प्रोडक्शन से कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। इट इज़ बिकॉज क्लॉथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। क्यों? क्योंकि कपड़े को हम मीटर्स में मेजर करते हैं एंड फूड ग्रेन्स इन टन्स, और फूड ग्रेन को टन्स में मेजर करते हैं। नेवरदलेस इट इज़ पॉसिबल टू कंपेयर देयर वैल्यू इंस्टेड ऑफ द वॉल्यूम। लेकिन इन दोनों के वैल्यू को कंपेयर करना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि क्लॉथ भी रुपीज़ में बिकेगा और फूड ग्रेन भी रुपीज़ में, लेकिन इन दोनों के वॉल्यूम को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक मीटर है और एक टन्स है। नंबर 4, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। अब जो स्टैटिस्टिक्स से हम रिजल्ट निकालते हैं वो एक एवरेज के लिए ही करेक्ट है, हर इंडिविजुअल पे वही अमाउंट अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं है। Most statistical findings are true only as averages. They express only the broad tendencies. Unlike the laws of natural sciences, statistical observations are not error-free. और जो statistical observations है वो error-free भी नहीं है। They are not always valid under all conditions. For instance, एक example देखते हैं।
If it is said that per capita income in India is rupees 50,000 per annum, अगर कहा जाए कि जो इंडिया है उसका पर कैपिटा इनकम है रुपीज़ 50,000 पर एनम, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल इंडियन 50,000 रुपीज़ पर एनम कमाता है। कुछ लोग ज़्यादा भी कमा सकते हैं, कुछ लोग कम भी कमा सकते हैं। तो ये जो 50,000 रुपीज़ पर एनम है ये एक एवरेज है और ये एक एवरेज के लिए ही करेक्ट है। हर इंडिविजुअल पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होता है। नंबर 5, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स मे प्रूव टू बी रॉन्ग। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसके पीछे एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसी चीज़ से रिलेट करते हुए इस पॉइंट को हम समझेंगे। In order to understand the conclusions precisely, it is necessary that the circumstances and conditions under which these conclusions have been drawn are also studied. Otherwise, they may prove to be wrong. एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास दो बिजनेस है, एक क्लॉथ का बिजनेस है और एक पेपर का बिजनेस है। तो क्लॉथ के बिजनेस में पहले साल में फ़ायदा हो रहा है 1,000 रुपीज़, दूसरे साल में 2,000 और तीसरे साल में 3,000 रुपीज़। लेकिन पेपर बिजनेस में एकदम ऑपोजिट हो रहा है, पहले साल में 3,000, दूसरे साल में 2,000 एंड थर्ड ईयर में 1,000 रुपीज़। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि दोनों जो बिजनेस है वो 2,000 रुपीज़ पर एनम एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहा है। करेक्ट? इट मे लीड टू द कंक्लूजन दैट बोथ द बिजनेसेस हैव सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस, बट इट मे नॉट बी ट्रू। लेकिन ये सच नहीं हो सकता है। वी मे एक्चुअली फाइंड that whereas cloth business is making progress, paper business is on the decline. लेकिन हम इससे एक ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो क्लॉथ बिजनेस है वो तो जैसे जैसे साल पार हो रहा है वैसे वैसे ही प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन जो पेपर बिजनेस है वो डिक्लाइन कर रहा है। नंबर 6, कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। अब जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकते हैं करेक्टली। Statistics can be used only by those persons who have special knowledge of statistical methods. Those who are ignorant about these methods cannot make sensible use of statistics. और जिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, statistical methods का नॉलेज नहीं है, वो statistics का sensible use नहीं कर सकते हैं। It can therefore be said that data in the hands of an unqualified person is like a medicine in the hands of a quack who may abuse it, leading to disastrous consequences. इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि एक इनएक्सपर्ट के हाथ में स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक इनएक्सपर्ट इंसान के हाथ में मेडिसिन, और वो मेडिसिन का गलत इस्तेमाल करके डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस निकाल सकता है। In the words of Yule and Kendall, statistical methods are most dangerous tools in the hands of an inexpert. Number 7, प्रोन टू मिसयूज़। अब जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो बहुत जल्दी मिसयूज़ किया जा सकता है। मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी कॉमन। स्टैटिस्टिक्स मे बी यूज्ड टू सपोर्ट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। अब जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसी प्री ड्रॉन कंक्लूजन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इट इज़ यूजुअली सेड स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल एज यू प्लीज़। इसीलिए क्या कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स क्ले की तरह होता है, चाहो तो उसको गॉड की तरह बना लो, चाहो तो डेविल की तरह बना लो। मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इंडीड इट्स ग्रेटेस्ट लिमिटेशन। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का पॉजिटिव साइड्स और उसका फंक्शन। सबसे पहला आता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसी भी प्रॉब्लम को क्वांटिटी में डिटरमाइन करता है। कंसिडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बी इट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज और द प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स। द फर्स्ट टास्क ऑफ द इकोनॉमिस्ट इज टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड थ्रू इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। अब कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो या प्राइस राइज का हो
या श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स घट जाने का हो। ये सब को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कब समझ सकते हैं, जब हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा हो कि इतने % लोग अनएम्प्लॉयड है, या इतना प्राइस राइज हो गया है, या इतना % एक्सपोर्ट्स श्रिंक हो गया है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वी मेक इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन स्टेटिंग दैट से 20% of the India's working population is unemployed। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया का 20% वर्किंग पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, और दैट बिटवीन द ईयर्स 1995 to 2010 the percentage of unemployed working population has tended to increase from 18% to 9.4%। सेकेंड फंक्शन या इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। अब जो इकोनॉमिस्ट है वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करके नहीं बैठता है, उस न्यूमेरिकल डेटा को वो फर्दर यूज़ भी करता है, और वो किस चीज़ में यूज़ करता है, इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस में। रीड करते हैं अब। Economists do not stop merely at the quantitative expression of the problems. They would try to further comprehend it through intersectoral and intertemporal comparisons. अब intersectoral comparison से हम क्या समझते हैं? From intersectoral comparisons, we mean comparison across different sectors of the economy. अब intersectoral comparison मतलब डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बीच में कंपैरिजन, इकोनॉमी का जितना भी सेक्टर्स है उन सब के बीच में कंपैरिजन। Thus, analyzing the problems of unemployment, the economist would like to know the magnitude of unemployment across rural and urban sectors of the economy. तो अब जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या करेगा, वो ये जानना चाहेगा कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। They would like to know what % of rural population is unemployed compared to urban population. अब पढ़ते हैं इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन क्या होता है। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम ओवर टाइम। तो इंटरटेम्पोरल मतलब क्या होता है, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम इस समय से दूसरे समय तक कितना चेंज हुआ है। दिस वुड मीन मेकिंग अ कंपैरिजन over different planned periods of the rural and urban unemployment. Number 3, working out cause and effect relationship. Economists try to find out cause and effect relationship between different sets of data. अब जो इकोनॉमिस्ट है वो कोशिश करते हैं कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को निकालने का। This enables them to attempt an effective diagnosis of the problem and accordingly suggest some effective remedies. इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिस्ट है वो सबसे पहले तो डायग्नोज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और जब उनको ये पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है तो वो उसके लिए रेमेडी सजेस्ट करते हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। Thus, through their statistical studies, if the economists come to know that it is because of the decline in demand that investment in the economy has tended to shrink, they can suggest the government to adopt such measures as would increase the level of demand in the economy. अगर इकोनॉमिस्ट को पता चलता है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है तो वो ये जानने का कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों कम हुआ है। अब वो पता कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड के डिक्लाइन की वजह से कम हुआ है, तो वो गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे, वो गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा मेजर्स लाए जिससे डिमांड बढ़े। अब डिमांड बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी? It is an established statistical relationship between different sets of statistical data offering conclusions of economic significance. तो economic theory क्या होता है? Economic theory होता है statistical data के बीच में established relationship जिससे हम conclusions निकाल सकते हैं। The well-known inverse relationship between price of a commodity and its demand.
अब हम जानते हैं कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और उसके डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर प्राइस हाई रहेगा किसी गुड का तो उसका डिमांड कम रहेगा, और अगर प्राइस लो रहेगा तो डिमांड ज़्यादा रहेगा। और ये कंक्लूजन हम कैसे निकाल पाए हैं? ये कंक्लूजन हम स्टैटिस्टिकल डेटा की वजह से निकाल पाए हैं। इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरेटिकली रिलेशनशिप्स और मॉडल्स पॉसिबल विदाउट स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स? क्या थ्योरी ड्रॉ करना पॉसिबल है बिना स्टैटिस्टिक्स के? सर्टेनली नॉट। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। Economists do forecasting through statistical studies. By the term forecasting, we do not mean some astrological predictions. अब statistics के help से जो economics है वो कुछ forecast करते हैं, और forecast मतलब astrological predictions नहीं होता है. We only mean to assess and ascertain the future course of certain events which are of economic significance. एक example देते हैं. Thus, on studying the behavior of price level over several years, the economist can make statistical forecasting about the likely trend or pattern of the price level in near future. This helps us in future planning. अब जो इकोनॉमिस्ट है वो प्राइस लेवल सेवरल ईयर्स का देखते हैं और उससे वो कमिंग ईयर के प्राइस लेवल को डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं. ये बिल्कुल भी एक्यूरेट तो नहीं होता है, एग्जैक्ट एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन ये एक प्रिडिक्शन होता है जिससे हम फ्यूचर प्लानिंग कर सके. तो स्टैटिस्टिक्स हमें फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है. नंबर 6, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. अब जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें पॉलिसीज़ फ्रेम करने में भी हेल्प करता है. हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या है. गवर्नमेंट रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट की कमाई. तो अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जो पब्लिक से टैक्स लेता है वो कैसे डिसाइड करता है कि कितना टैक्स लेना है, टैक्स रेट को इंक्रीज़ करना है कि डिक्रीज़ करना है? ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो स्टैटिस्टिक्स का हेल्प लेता है. इट इज़ थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस that the finance minister gets a feedback on the tax paying capacity of people and revenue needs of the government. अब स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से ही जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये जानता है कि पीपल जो है उनका टैक्स पेइंग कैपेसिटी क्या है, वो कितना टैक्स पे कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है उसको कितने रेवेन्यू का ज़रूरत है. अकॉर्डिंगली टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू with minimum possible discomfort to the people. और इस स्टैटिस्टिक्स को पढ़ के ही फाइनेंस मिनिस्टर ये डिसाइड करता है कि कितना हमें टैक्स लेना है पीपल से जिससे उन्हें कम से कम डिस्कम्फर्ट हो और हमें मैक्सिमम फ़ायदा हो, यानी कि गवर्नमेंट को मैक्सिमम फ़ायदा हो. नंबर 7, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. व्हाट इज़ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम? अब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? It is a state of balance for the producer और the consumer. ये एक state of balance है producer और consumer के लिए, where the producer finds that his profits are maximum. जहाँ producer को ये पता चलता है कि उसका जो profit है वो maximum है, और where the consumer finds that his satisfaction is maximum. या फिर consumer के लिए क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है. It is through the use of statistical methods that the economists have evolved some eco-fundamentals telling us how profit of the producer are maximized और how consumers get maximum satisfaction. और हम statistical methods के थ्रू ही ये जान सकते हैं कि producer को कब maximum profit होगा और कब consumer को maximum satisfaction होगा. तो ये था चैप्टर 1. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2. थैंक यू.